A very good evening to all of you, and in today's class I am going to explain MTS previous year question paper of 2017, and it is set 10 today. So let's get started. Set 10 question number 1 is on your screen, and the question is to bring this to you wherever you are. आप जहां कहीं भी हैं, इन चीजों को आप तक लाने के लिए however you have time, this is incomplete part. This part is incomplete. ऐसे तो हम कहें तो ये पूरा जो वाक्य आपके सामने है इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, यह मीनिंगलेस है। लेकिन टू ब्रिंग दिस टू यू में कोई एरर नहीं है। वेयर एवर यू आर, आप जहां कहीं भी हैं, कोई एरर नहीं है। एरर सिर्फ सी पार्ट में है, इसलिए हम सी को काटेंगे, आंसर हमारा सी हो जाएगा। लेकिन यह पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ग्रामर के नियमों को बिल्कुल तोड़ करके रख दिया है। कोई यहाँ रूल एप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी लिख दिया गया है, कोई सेंस नहीं है कैसे किसी ने लिख दिया। लेकिन यह चूंकि ब्लंडर रखे हुए है अपने आप में, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी विल कंटिन्यू टू स्ट्राइव इन डार्क बट वी विल नो ड्राइव एन आउट। हम लोग डार्क में प्रयत्न करना जारी रखे। स्ट्राइव का अर्थ होता है प्रयत्न करना, इसका सिनोनिम होगा इंड्योवर, ट्राई और अटेम्प्ट। तो वी विल कंटिन्यू टू ड्राइव इन डार्क, डार्क में हम लोग ट्राई करना जारी रखे। बट वी विल नो ड्राइव एन आउट, आप देख रहे हैं ड्राइव एन आउट यहां यूज किया गया। हमने ड्राइव आउट नहीं किया, हमें नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां विल दिया हुआ है। तो वी विल नॉट बी ड्राइव एन आउट यहां होना चाहिए था। यह जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का है और इनकम्प्लीट है, तो वी विल नॉट बी लिखना होगा। वी विल नॉट बी ड्राइव एन आउट। अब सोचेंगे यहां भी फ्यूचर है, और क्या यहां भी फ्यूचर होगा? जी हां होगा, क्योंकि यह जुड़ रहा है बट से। यह अगर किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता तब नहीं होता, लेकिन यह तो बट से जुड़ रहा है। एंड से, बट से अगर जुड़ा हुआ हो तो दोनों पार्ट में आप फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शी कैन नॉट डिप्राइव हिम डैश हिज राइट्स। शी कैन नॉट डिप्राइव हिम डैश हिज राइट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप सभी आंसर दे देंगे बहुत आसानी से। डिप्राइव के बाद हमेशा ऑफ लगता है, और डिप्राइव ऑफ का अर्थ होता है से वंचित करना, से वंचित करना। शी कैन नॉट डिप्राइव हिम ऑफ हिज राइट्स, वह उसे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती है, यानी आंसर 3 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फीलर से यह भी प्रश्न है। माई अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम एट द डैश ऑफ द मंथ। मेरे चाचा जी, अब यहां ग्रामर का एक मिस्टेक है या मेरे टाइपिस्ट से हुआ हो। अंकल के लिए ही हम ललित सिंह का प्रयोग कर रहे हैं, तो ग्रामर हमें सिखाता है कि जब नाउन का अपोजिशन या प्रोनाउन का अपोजिशन उसके साथ लिखा गया हो तो उस अपोजिशन को कॉमा में बंद रखना है, यानी उसके पहले भी कॉमा और बाद में भी कॉमा। तो बाद में है, पहले नहीं है, यह कहलाएगा अपोजिशन। नाउन के अंतर्गत यूज ऑफ नाउन में यह प्रयोग सिखाया जाता है। तो माई अंकल मिस्टर ललित सिंह कम्स होम एट द डैश ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द गॉन ऑफ द मंथ, एट द ब्रिंग ऑफ द मंथ, एट द रिटर्निंग ऑफ द मंथ। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड मीन्स समाप्त होता है, और इसी एंड का एक और अर्थ होता है जिसे हम लक्ष्य कहते हैं। एंड मीन्स लक्ष्य, एंड मीन्स उद्देश्य, और तब इसका सिनोनिम हो जाता है ऑब्जेक्टिव, एम, गोल। ऑब्जेक्टिव, एम, गोल। एंड का प्रायः बच्चे एक ही अर्थ जानते हैं, समाप्त, लेकिन एंड का दूसरा अर्थ उद्देश्य भी होता है।
जिसे हम गोल कहेंगे, टारगेट कहेंगे, एम कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे। तो 4 का आंसर ए होगा, यानी महीने के आखिरी में ललित सिंह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द है औ, इसका बताना है सिमिलर वर्ड, वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। औ का अर्थ डर भी होता है, औ रेस्पेक्ट भी होता है, औ मतलब अच्छा भी होता है। जैसे आप सुने होंगे ऑफुल, ऑफुल मीन्स डरावना, ऑसम सुंदर। तो AWE जो है यह अर्थ रखता है डर युक्त सम्मान, यानी आप किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं कि आप उससे डर जाते हैं, आप उससे डरते हैं। तो यह जो फीलिंग है ना, इसे हम ऑ कहते हैं। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद, एडमिरेशन प्रशंसा, फैमिलियरिटी परिचय। फैमिलियरिटी का सिनोनिम बताएं आप। एडमिरेशन का तो आप कई बार बता चुके हैं। कामनेस शांति, इसका भी आप बता चुके हैं। लेकिन आपको बताना है अभी फैमिलियरिटी। फास्ट कमेंट, एकदम फास्ट कमेंट करें। तो डर युक्त सम्मान, अब यहाँ पर हमें एडमिरेशन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन, फैमिलियरिटी और कामनेस होगा ही नहीं। तो होगा यहाँ एडमिरेशन, क्योंकि यह जो ऑ है ना, प्रशंसा का अर्थ भी रखता है, लेकिन सही मायने में इसका अर्थ होता है रेवरेंस, रेस्पेक्ट। और वह रेस्पेक्ट जो आपको थोड़ा डराए भी, उसे हम ऑ कहते हैं। फैमिलियरिटी मीन्स होता है परिचय, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस। तो 5 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शब्द है रेज्यूवेनेट, रेज्यूवेनेट। रेज्यूवेनेट मीन्स होता है ताजगी भरना, ताजगी भरना, युवा बनाना, जोश भरना, यानी जोश इतना अधिक भर देना कि युवा जैसी फीलिंग आने लगे, दैट इज कॉल्ड रेज्यूवेनेट। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है रेज्यूवेनेशन। अपडेट, अपडेट, इसे भी हम कहेंगे ताजा करना। अपडेट, उत्थान करना। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, इसका सिनोनिम डिस्ट्रक्ट होता है, डिवेस्टेट होता है, डिवेस्टेट होता है। रेन, वर्षा। अब भर्ब के रूप में सब लिखा गया, तो इसका भी भर्ब का रूप लिख देता हूं, वर्षा होना। एग्जॉस्ट, थक जाना, और एग्जॉस्ट मीन्स समाप्त होना या खाली होना। तो रेज्यूवेनेट के लिए सिमिलर वर्ड देना है। तो ये 3 तो नेगेटिव सेंस, 2 तो नेगेटिव सेंस है। रेन होगा नहीं, तो अपडेट होगा। अपडेट करना मतलब एकदम ताज़ा कर देना, एकदम अपडेटेड है, यानी बिल्कुल ताज़ा है, करंट का है, यानी युवा जैसा है, ताजगी भरा हुआ है। तो 6 का आंसर ए होगा। इसमें जो वर्ड था मैंने बता दिया। अब एग्जॉस्ट का भी साइनो कई बार पूछता है। तो एग्जॉस्ट का साइनो डिप्लीट होता है, खाली होना, क्षरण होना, डिप्लीट। और एग्जॉस्ट का दूसरा साइनो टायर भी होता है, थक जाना, टायर, थक जाना। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्पर्स, इसका भी सिमिलर वर्ड बताना है। डिस्पर्स, बिखेर देना, तितर बितर करना, तितर वितर करना या विखेर देना। इजेक्ट,
निकलना, जैसे इजेक्शन, कैसेट वगैरह जहां आप डालते हैं कैसेट, पुश करने पर वहां से इजेक्शन होता है, इजेक्ट होता है, फिर आप कैसेट इत्यादि भरते हैं, इजेक्ट। अरेंज, व्यवस्थित करना। इजेक्ट का सिनोनिम एग्जिट होता है। गैदर, इकट्ठा करना या होना। सिनोनिम कलेक्ट, गार्नर, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, कलेक्ट यहां दिया हुआ है। तो डिस्पर्स, तितर बितर करना। इजेक्ट, अरेंज, गैदर, कलेक्ट। प्रश्न सेट करने वाला उस समय अपने होश में नहीं होगा, प्रश्न सेट करने वाला बेहोश होगा या किसी और चीज के नशे में होगा। पूछना था एंटोनिम, पूछ दिए सिनोनिम। आंसर में दे रहे हैं एंटोनिम, पूछ रहे हैं सिनोनिम। डिस्पर्स का इसमें सिनोनिम है ही नहीं। डिस्पर्स का सिनोनिम होता है स्कैटर, बिखेर देना। स्कैटर, इसमें कोई नहीं है, एक भी ऑप्शन होने वाला नहीं है, यानी मैं यहां आंसर सेलेक्ट नहीं कर सकता, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है आपके सामने स्टेशनरी। स्टेशनरी जिसमें मूवमेंट ना हो उसे स्टेशनरी कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? स्थिर, स्थिर। इसका सिनोनिम होता है इमोबाइल, क्योंकि मोबाइल मीन्स होता है गतिशील। तो सिनोनिम स्टेशनरी, स्थिर। स्टीडी, स्टीडी, स्थिर। देखिए इमोबाइल यहां दे ही दिया, स्थिर होगा। परमानेंट, अस्थाई, परमानेंट, स्थाई। स्टेबल, स्थिर, यानी आप यहां स्टेबल भी इसका सिनोनिम नोट कर सकते हैं। अनस्टीडी, अस्थिर। तो स्टेशनरी एडजेक्टिव है अपने आप में, इसका एंटोनिम देना है अपोजिट। हाँ, तो अस्थिर, यानी आंसर डी होगा। एक और शब्द है स्टेशनरी जो कि कलेक्टिव नाउन है, यह अपने आप में एडजेक्टिव है और यह कलेक्टिव नाउन है। लेख्य सामग्री इसका अर्थ होगा। स्टेशनरी से कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं, कुछ ग्रामर यहाँ खास रूप में काम करता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि हमें स्टेशनरी का सेंटेंस में यूज करते समय किस ग्रामेटिकल पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ता है, कमेंट करके बताएं। 8 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का एडजेक्टिव होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स होता है होनहार। प्रोग्रेसिव बच्चा है, होनहार है। प्रगतिशील, प्रगतिशील। एडवांस्ड, उन्नत। कंटिन्यूअस, लगातार। कॉन्जर्वेटिव, दकियानूसी। या रूढ़िवादी, दकियानूसी या रूढ़िवादी। डिनेमिक, गतिशील। डिनेमिक का अर्थ ऊर्जावान भी होता है। हमसे पूछा गया है अपोजिट वर्ड। शब्द है प्रोग्रेसिव, यानी जो प्रोग्रेस करे उसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। एडवांस्ड, कंटिन्यूअस, डिनेमिक होगा ही नहीं, तो होगा कॉन्जर्वेटिव,
क्योंकि जो कॉन्जर्वेटिव होते हैं वे प्रोग्रेस नहीं करते, वे अपने टीनेट्स में, प्रिंसिपल्स में जकड़े होते हैं, एकदम अपने प्रिंसिपल्स के क्लच में वे होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पूर्वज नहीं किए हैं। ऐसी सोच वाले लोग कॉन्जर्वेटिव कहे जाते हैं, जिसे आप ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं। जो बदलाव को स्वीकार न करें, जो किसी भी तरह के प्रोग्रेस से इनकार करें, उन्हें हम कॉन्जर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव का एंटोनिम कॉन्जर्वेटिव होगा। अब आ जाएं इस प्रश्न में जो मैंने आपसे पूछा था, स्टेशनरी, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, क्रॉकरी, इमेजरी, लगेज, बैगेज, ये सभी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और ये सभी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दिस इज द ग्रामेटिकल पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 10, ऑगमेंट, डिवेलप, एनहांस, डिग्रेड और इंक्रीज। हमें बताना है इसका अपोजिट वर्ड। शब्द है आपके सामने ऑगमेंट। ऑगमेंट का हिंदी होता है वृद्धि करना। ऑगमेंट मीन्स वृद्धि करना, संख्या में बढ़ना ऑगमेंट होता है। डिवेलप, विकसित करना या होना, यानी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों वर्ब का काम करता है डिवेलप। इनहांस, ऊपर उठाना, स्तर इत्यादि को ऊपर उठाना इनहैंस है। और टाइम बढ़ाने में भी इनहैंस का प्रयोग करते हैं। जैसे टाइम 40 मिनट का है, आप कहें सर थोड़ा बढ़ा दीजिए 20 मिनट, 1 घंटे का क्लास दे दिया जाए, तो प्लीज इनहैंस द टाइम। इनहांस स्तर उठाने में, टाइम बढ़ाने में, दो जगह यूज होता है। डिग्रेड, स्तर गिराना, स्तर गिराना, यानी इनहैंस का अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ये अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है एक दूसरे के। और इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना। इंक्रीज बढ़ना भी होता है। अब जो शब्द आपसे पूछा गया वृद्धि करना यानी बढ़ना, तो ऑगमेंट का सिनोनिम होता है इंक्रीज। ऑगमेंट का सिनोनिम होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, इंक्रीज, ऑगमेंट सिनोनिम होते हैं। तो एंटोनिम क्या होगा? घटना। तो डिवेलप, इनहैंस, इंक्रीज नहीं होगा। तो घटने या स्तर गिरने वाला वर्ड यहाँ डिग्रेड है, इसलिए 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का आपको मीनिंग बताना है। यह एक इडियम है जिसका अर्थ होता है अभिन्न अंग। पार्ट एंड पार्सल मीन्स अभिन्न अंग, यानी वह अंग जिससे जुदा नहीं हुआ जा सकता, उसे हम पार्ट एंड पार्सल, ही इज माई पार्ट एंड पार्सल, वे मेरे अभिन्न अंग हैं। यानी आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष में दलील नहीं होगा। सेंड द मैसेज, संवाद भेजना नहीं होगा। एन एसेंशियल पार्ट, एक आवश्यक अंग। और डिस्ट्रीब्यूट एंड गिव अवे, तो आंसर होगा यहां सी, एन एसेंशियल पार्ट, यानी एक महत्वपूर्ण जरूरी अंग। 12, ए रेनी डे, इसका भी आपको मीनिंग बताना है। आप सभी कमेंट करते रहें। ए रेनी डे, बुरा दिन या खराब समय, बुरा वक्त, मुश्किल का दौर, मुश्किल का समय, वह समय जिसमें इंसान परेशानी में हो, उसे रेनी डे कहते हैं। रेनी डे। टाइम ऑफ अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का आप लोग सिनोनिम बताएं। आप सभी लोग कमेंट कर दें फटाफट, देखता हूं किसका कमेंट पहले आता है। अम्यूजमेंट का आप जल्दी से सिनोनिम बता दें। टाइम ऑफ डिफिकल्टी, टाइम ऑफ एडवेंचर, हेवी डाउनपोर,
डाउन पोअर रेन का सिनोनिम है, याद करेंगे। वर्षा का सिनोनिम डाउन पोअर होता है। तो डे फॉर एडवेंचर, एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक काम। एडवेंचर साहसिक काम। टाइम ऑफ डिफिकल्टी होगा, यानी कठिनाई का समय, कठिनाई का दौर। अब अम्यूजमेंट का सिनोनिम, अम्यूजमेंट का सिनोनिम होगा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, इसका सिनोनिम होगा रिक्रिएशन। एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट, मन बहलाने का काम, मनोरंजन। तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। बीइंग अ कोल्ड डे वी कैंसिल्ड आवर पिकनिक। कोल्ड डे होने के नाते, होने के कारण हम लोग पिकनिक को कैंसल कर दिए, यानी रद्द कर दिए। इस पार्ट में, इस कैंसल्ड वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट है वी, लेकिन इस पार्ट में बीइंग ए कोल्ड डे में जो बीइंग वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट नहीं है। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल के 3 अंग होते हैं और पार्टिसिपल के अंतर्गत ही इस टाइप का कॉमन एरर पूछा जाता है। तो बीइंग ए कोल्ड डे वी कैंसल्ड आवर पिकनिक, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक टेक्निक आपको देता हूं। इसमें नो एरर भी हो जाता है और एरर रहता भी है। तो जब इसमें एरर रहता है इस टाइप में, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब 4 से शुरू हुआ हो, चेक करने का आपको टेक्निक दे देता हूं, जिससे इस तरह के सारे प्रश्न आप एक टेक्निक से सॉल्व कर लेंगे। जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब 4 से शुरू हुआ हो, तब आप दिए गए सब्जेक्ट को मन ही मन यहां ला के रख दे। मैं रख के दिखा देता हूं, आपको मन ही मन रख लेना है। अगर यह एडजस्ट हो जाए, उसके साथ सही सही बैठ जाए, तो नो एरर, कहीं एरर नहीं होगा। और सही सही न बैठे तो हमेशा एरर नंबर 1 होगा। एरर में पूछे, इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। यहां इंप्रूवमेंट में पूछा है तो हमें सॉल्व करना है। वी कैंसल्ड आवर पिकनिक बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए कोल्ड डे। मैं रेनी डे का एग्जांपल देता हूं, इसलिए रेनी डे याद आ रहा है। तो इस पार्ट को एक सब्जेक्ट चाहिए, डे के लिए, नाइट के लिए, मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के लिए, इस सब के लिए सब्जेक्ट इट होता है। तो इस पार्ट में इट लगाना होगा, तब यह कंप्लीट होगा। क्योंकि वी से पढ़ करके देख लीजिए, वी बीइंग ए कोल्ड डे गलत, हम लोग कोल्ड डे थे, नहीं, डे डे था। तो इट बीइंग ए कोल्ड डे, यानी आंसर 13 का ए होगा। अब एक कॉमन एरर इस पर दे रहा हूं, आप लोग बनाएंगे। टेकिंग टी, टेकिंग टी, ओह ये टाइप बदल गया ना, ठीक है इसी को लिख देता हूं। टेकिंग टी, ही वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। टेकिंग टी, ही वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर। चाय पीते हुए वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इसे चेक किया जाए। इस पार्ट का सब्जेक्ट ही है, इधर सब्जेक्ट नहीं है, यहां ही रख के देखा जाए। अगर ये बैठ जाएगा एक्शन के साथ तो वाक्य सही होगा, नहीं बैठेगा तो गलत होगा। तो टेकिंग टी, चाय पी रहा था, कौन, तो यही नहीं, और इधर ही है, यानी सेंटेंस हमारा सही है। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, जिसमें ऐसे प्रश्न आए तो आपको कभी दिक्कत ना हो। बीइंग ए रेनी डे, बीइंग ए रेनी डे द ट्रिप वॉज कैंसल्ड। कैंसल कौन हुआ, ट्रिप। रेनी डे कौन था भाई, डे रेनी डे था, ट्रिप तो रेनी डे था नहीं, यानी यह सेंटेंस गलत हो गया। इसे सुधारने के लिए ईट लगाना होगा, लेकिन इसके ऊपर वाले में किसी सुधार की जरूरत नहीं, क्योंकि वही सब्जेक्ट दोनों तरफ काम कर रहा है। तो जब एक ही सब्जेक्ट दोनों तरफ काम कर रहा हो तो केवल बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा। यदि
सब्जेक्ट दोनों तरफ काम न कर पा रहा हो तो निश्चित तौर पर पहले पार्ट में एरर होगा और वहां आपको एक सुटेबल सब्जेक्ट दे करके करेक्ट करना होगा। 13 नंबर का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 14, माई डॉटर हैज ए हैबिट ऑफ ईटिंग होम कुक्ड फूड। माई डॉटर हैज अ हैबिट ऑफ, टू हैव अ हैबिट ऑफ लिखा जाता है यानी आदत होना, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद जेरंड चाहिए ही, होम कुक्ड यानी घर का बना हुआ, यह एडजेक्टिव है, फूड नाउन है यानी कोई एरर नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा। होम कुक्ड फूड यानी घर का बना हुआ भोजन, कोई एरर नहीं है, आंसर 14 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 अरेंजमेंट है, नहीं ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप बताएं, क्वेश्चन आपके सामने है, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। गवर्नमेंट बाय, यहां पर्सन्स होना चाहिए, पर्सन्स, पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक क्रम में ऊंचे लोगों के द्वारा शासित सरकार को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है एक तंत्र जिसमें सारी शक्ति एक आदमी के अंदर निहित होती है। इसे हम निरंकुश तंत्र भी कहते हैं, तानाशाह शासन भी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी कुलीन तंत्र, समाज के ऊपर उठे हुए लोगों के द्वारा शासित सरकार को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। प्लूटोक्रेसी मीन्स होता है धनिक तंत्र यानी अमीरों का शासन, अमीरों का शासन। डेमोक्रेसी लोगों का शासन, लोकतंत्र। ये तो भ्रम है, छलावा है, लोगों का शासन तो कभी होता ही नहीं है, ये तो कह करके संतोष दे दिया जाता है, छलावा है यह। लोगों का शासन कहाँ कभी होता है? लोग हमेशा ही शोषित होते हैं, शासन नहीं करते हैं, हमेशा ही शोषित होते हैं, आजकल कुछ ज्यादा। तो 15 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ, ओहो ये हमारे टाइपिस्ट गलती कर गए, हालांकि शब्द इन्होंने बदला है। अच्छा खैर, ये क्वेश्चन केवल वो टाइप नहीं किए हैं, शब्द बदले हुए हैं, बता देता हूं। डिक्टेटरशिप निरंकुश शासन, ऑटोक्रेट्स डिक्टेटर हो ही जाते हैं, डेस्पॉट हो ही जाते हैं। निरंकुश शासन, मोनार्की राजतंत्र जिसमें राजा या रानी के हाथ में, राजा या रानी के हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है, उसे मोनार्की कहते हैं। ओलिगार्की किसी खास समूह द्वारा, किसी खास समूह द्वारा शासित सरकार। थियोक्रेसी धर्माचार्यों या पुजारियों की सरकार, जैसे आदित्यनाथ जोगी, इस तरह के लोग जब सत्ता चलाते हैं तो उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं। जो थियो शब्द है यह ईश्वर को व्यक्त करता है, ईश्वर को। तो अब क्या पूछा गया था, यहां तो हमारे टाइपिस्ट गलती कर गए, लेकिन मीनिंग आपको मिल गया। तो अब इसमें आंसर क्या बताऊं, क्वेश्चन ही गायब है। 17 करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज किया जाए। एक बार देखूं तो क्या मिस्टेक हुआ है। गवर्नमेंट बाय पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर,
बिल्कुल सेम है। 17 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करें तो लाफ्टर होता है। यह कौन सा नाउन है, कमेंट करके बताएं। यह लाफ्टर कौन सा नाउन है, कमेंट करके बताएं। 18 में सही शब्द मैक्सिमम है। मैक्सिमम यह एडजेक्टिव का काम करता है और इसका अर्थ होता है अधिकतम। इसका सिनोनिम होता है ऑप्टिमम और इसका एंटोनिम होता है मिनिमम। मिनिमल भी इसका एंटोनिम होता है, मिनिमल, याद रखेंगे। और यह जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा लाफ्टर, तो यह लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला प्रश्न अरेंजमेंट है आपके सामने, बनाएं इसे। द ओपिनियन के बाद ओपिनियन तो नहीं होगा, यानी पी से शुरू हुआ ऑप्शन ऐसे ही काट दिया जाए। द ओपिनियन, ग्रेट मस्ट बी भी नहीं होगा। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी, यानी वह मत जो किसी किताब को महान बनाता है, मत वह बहुतों का होना चाहिए। तो क्रम होगा RQP और आंसर होगा ए। द ओपिनियन दैट मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी। क्वेश्चन नंबर 20 अरेंज करें। VR, अब VR है तो एज यहां सूट नहीं करेगा। VR स्ट्रेस अच्छा नहीं होगा, लेकिन एज लॉन्ग के साथ एज सूट करेगा। फिक्स्ड है कि वही पेयर आंसर होगा जिसमें आर के बाद पी हो। तो VR ऑलवेज अंडर द, अब द के साथ एज नहीं लगेगा, तो वी आर ऑलवेज अंडर द स्ट्रेस एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। हम जब तक जीवित रहते हैं स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो आंसर होगा QRP। QRP बी में दिया हुआ है। अब आपके सामने 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है। वी हैव टू फेस डैश डिग्री कोल्ड, डैश डिग्री कोल्ड and high speed cold winds during the dash winter months। तो हमें फेस करना होता है। फेस का साइनो बताएं कमेंट करके, फेस का कमेंट करके सिनोनिम बता दें। वी हैव टू फेस डैश डिग्री कोल्ड एंड हाई स्पीड कोल्ड विंड्स ड्यूरिंग द डैश विंटर मंथ्स। हमें फेस करना होता है। अब एंड के बाद हाई स्पीड कोल्ड विंड्स है, यानी ठंडी हवाएं जो काफी तीव्र गति की होती हैं। तो कोल्ड का भी जो डिग्री होगा वो तो अधिक ही होगा ना, यानी अधिक वाला शब्द देना होगा। तो हेवी दें, मेनी दें, लो दें और हाई दें, तो उसके लिए भी आप हाई ही दें, क्योंकि डिग्री को बताना है ना, तो इसमें हाई और लो होता है, इसलिए हाई होगा। और फेस का सिनोनिम होता है एनकाउंटर। फेस सामना करना, एनकाउंटर। अब इसका एक फ्रेज होता है कोप विथ, कोप विथ, तो इसका अर्थ भी होता है सामना करना, कोप विथ।
यानी 21 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द डैश विंटर मंथ्स, ड्यूरिंग द पिक, स्पिक, स्नीक और ट्विक। पिक शब्द जो है चोटी को बताता है, किसी भी चीज के चरम बिंदु को बताता है। पिक चरम, स्पिक बोलना, स्निक, स्निक मीन्स होता है छिप कर वार करना। ट्विक, ट्विक मीन्स ट्विस्ट होता है, मरोड़ना, ऐंठना। ट्विक। तो यहां तो जो हम डिग्री बता रहे हैं उसका पिक ही होगा, यानी जो ठंड है विंटर मंथ्स में वो उस समय पिक पर होता है ठंड। इन द विंटर डैश 23, तो इन द विंटर, विंटर के पहले द लगा है, यह साबित कर रहा है कि सीजन आएगा, क्योंकि ग्रामर सिखाता है कि ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें। ऋतुओं के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें, लेकिन सीजन लगा हो तो द लगा दें। तो आगे बढ़ते हुए 23 का आंसर देखिए बी है, विंटर सीजन। नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट, इसमें रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। स्काई ऑफन लुक्स क्लियर, स्काई हमेशा क्लियर दिखता है। हाउएवर समटाइम्स इट रेन्स ऑल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, हालांकि या लेकिन या फिर भी कभी कभी विंटर में भी बरसात होती है। एंड मेक्स कंडीशन दैट डैश, तो 24 में, 24 तो भरने वाला गायब हो गया, इसमें तो है ही नहीं। इन द विंटर नाइट बिकम्स लॉन्ग एंड डे बिकम्स शॉर्ट, स्काई ऑफन बिकम्स क्लियर। एक बात बताऊं आपको, हाउ इवर के पहले पॉजिटिव सेंस में चर्चा हुई है, तो हाउ इवर के बाद नेगेटिव ही होगा, क्योंकि हाउ एवर अपोजिट सिचुएशंस को जोड़ने का काम करता है। तो क्लियर है तो आंसर अनक्लियर ही होगा, फिक्स्ड है, ग्रामर के रूल से बन रहा है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ छूटा है, समटाइम्स के बाद इट कुछ छूटा है यहाँ। रेन्स ऑल्सो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, द विंटर सीजन एंड मेक्स कंडीशन डैश, विंटर सीजन में कभी कभी बारिश होती है और कंडीशन को डैश कर देती है। कंडीशन अब चूंकि भाई ठंड है, इतनी ज्यादा तेज हवाएं चल रही है, उसमें बारिश होने लगे तो स्थिति खराब हो जाएगी, बदतर हो जाएगी, इसलिए वर्ष लिखेंगे और वर्ष का पॉजिटिव डिग्री कमेंट करके बता दें इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। एबनॉर्मल मीन्स असामान्य होता है, नॉर्मल मीन्स सामान्य और साधारण। तो आंसर 25 का ए होगा और वर्ष शब्द जो है इसका पॉजिटिव डिग्री बैड, इविल और इल होता है। पॉजिटिव में बैड, इविल, इल वर्ष और सुपरलेटिव में वर्स्ट होता है। डिफेंस के एग्जामिनेशन में अनेकों बार यह पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से सेट 10 को मैंने एक्सप्लेन किया, हर एक शब्द मैंने एक्सप्लेन किया। अगले क्लास में मैं सेट 11 एक्सप्लेन करूंगा। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।